कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओजिन कॉप्स हर्डिंग सेक्ट में पहुंच गया, तो ज़ाओजिन भी काफी केयरफुली उस रिचुअल को ऑब्जर्व करने लगा। वहीं दूसरी तरफ लायन नाम के नेक्रोमैंसर ने कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के एंजल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते अपनी इज्जत को बचाने के लिए कॉप्स हर्डिंग सेक्ट को उनका हुक्म का इक्का निकालना पड़ेगा। इसलिए वो अपने सबसे पावरफुल कॉप्स किंग को अवेकन कर देते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि ज़ाओजिन की पास्ट लाइफ की लवर यूजिन थी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर ज़ाओजिन यूजिन को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो इमोशनल होते हुए कहने लगा कि आखिर यूजिन कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के कब्जे में कैसे आ गई। मैंने इसे ढूंढने की न जाने कितनी सारी कोशिशें की थी, लेकिन मुझे यूजिन का कोई ट्रेस नहीं मिला। शायद वो इसी वजह से क्योंकि यूजिन कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के कब्जे में थी। वही दूसरी तरफ यूजिन की नजर पड़ी फॉलन एंजल पर। वो एंजल तो उसे देख के ही डर के मारे कांपने लगा, और उतने में यूजिन अपने पेटल्स का फ्लो रिलीज करते हुए उस एंजल को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देती है। ये सब देखकर तो वहाँ मौजूद हर एक कल्टीवेटर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो लोग कह रहे थे कि इस बंदी ने तो अपने हाथ की हल्की सी वेव से इस डीमन को मार दिया। इधर उस एंजल के मरते साथ ही लायन की डिवाइन सोल उसकी बॉडी से बाहर आ गई। लायन को भी पता था कि ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके डेटी का सोल भी इसके हाथों डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए वो फटाफट से अपने आर्टिफैक्ट को ओपन करते हुए उस डेटी को उसमें बुला लेता है। उसे ये भी पता था कि अब यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। और अब थोड़ी देर में ज़ाओजिन अरीना में कूद गया। यहाँ पर उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी। वहीं पर कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का यंग मास्टर गोशी उस पर भड़क गया। वो ज़ाओजिन को आगाह कर रहा था कि तुम यहाँ पर कोई मसले खड़े नहीं करोगे, लेकिन ज़ाओजिन तो कॉप्स हर्डिंग सेक्ट पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वहीं पर यूजिन भी उसे देखकर थोड़ी सी हैरान थी। वहीं पर गोशी अपने फादर को बताने लगा कि यही वो बंदा है जिसने डोंगचू सिटी में मेरे साथ फाइट की थी। इसने हमारे पावरफुल एंजल को भी मार दिया। ये ज़ाओजिन यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये हमारे लिए मसले खड़े कर देगा। जिस पर गुयुन जवाब देते हुए कहने लगा कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी कॉप्स किंग इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर ज़ाओजिन गुस्सा था क्योंकि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के पैट्रियार्क ने यूजिन को एक डीमन में बदल दिया था। गुयुन उससे कह रहा था कि आज ही हमारी स्पिरिट कॉप किंग अवेकन हो गई, तो क्यों ना तुम्हें सबसे पहला सैक्रिफाइस किया जाए। शायद तुम्हें मरता हुआ देखने के बाद ही बाकी के सारे कल्टीवेटर्स भी समझ जाएंगे कि उन्होंने हमारे कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के सामने बदतमीजी नहीं दिखानी चाहिए। जिसके बाद गुयुन यूजिन से कहने लगा कि प्लीज हमारी सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट कीजिए। इस बंदे को मार के आप इसका सारा ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब कर सकती हो। लेकिन यूजिन को तो ज़ाओजिन को देखते साथ ही काफी अजीब सा एहसास हो रहा था, इसीलिए वो फ्लाई करते हुए ज़ाओजिन की तरफ निकल पड़ी। यहाँ पर उसका अटायर पूरी तरह से बदल गया था। इनफैक्ट यूजिन की पेटल्स जिन भी लोगों पर पड़ी उनकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ रही थी। साथ ही कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के लोग ये देखकर हैरान हो गए कि उनके कॉप्स किंग की डेथ ऑरा गायब हो चुकी, यानी कि यूजिन की बॉडी से रिलीज होने वाली इवल एनर्जी अपने आप सप्रेस हो गई थी। और अब जैसे ही यूजिन ज़ाओजिन के सामने पहुंची, ज़ाओजिन सीधे जाकर उसे अपने गले लगा लेता है। वेल यहाँ पर यूजिन उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन उसे ज़ाओजिन से एक फैमिलियर फीलिंग महसूस हो रही थी। और फिर यूजिन ने ज़ाओजिन से उसका नाम पूछा, जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन रोने लगता है। उसे काफी ज्यादा हर्ट हो रहा था कि यूजिन उसे पूरी तरह से भूल चुकी। और तभी यूजिन उसके आंसू पोंछते हुए उससे पूछने लगी कि बताओ तुम क्यों रो रहे हो। तो ज़ाओजिन ने उसे उसके नाम से पुकारा। वेल यूजिन को कुछ भी याद नहीं था कि वो खुद कौन है। तो ज़ाओजिन उससे कहने लगा कि मेरा नाम ज़ाओजिन है और तुम्हारा नाम यूजिन था। जो सुनकर यूजिन कंफ्यूज होते हुए कहने लगी कि हाँ, ये नाम मुझे फैमिलियर लग रहे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। लेकिन मैं आज ही अवेकन हुई हूँ, तो शायद आगे चलकर मुझे सारी बातें याद आ जाए। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन को ओल्ड मॉन्स्टर ने कही हुई बातें याद आने लगी। उन्होंने बताया था कि कॉप्स भी अपनी सारी यादों को दोबारा से रिगेन कर सकते हैं। अब ज़ाओजिन इसी बारे में सोच रहा था कि यूजिन है या सिर्फ उसकी बॉडी। और उतने में अचानक से उसे ब्लड की वोमिटिंग होने लगी। अब ज़ाओजिन की बॉडी में डिवाइन ब्लड था, तो उसकी स्मेल आते साथ ही यूजिन की डिमोनिक साइड एक्टिवेट हो गई। वो ज़ाओजिन के ब्लड को कलेक्ट करते हुए कहने लगी कि ये तो काफी ज्यादा यूनिक है, लेकिन उस ब्लड को एब्जॉर्ब कर पाई इससे पहले ज़ाओजिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे बता रहा था कि इस डिवाइन ब्लड को कंज्यूम मत करो, ये तुम्हें हर्ट करेगा, लेकिन यूजिन ने तो उसे एब्जॉर्ब कर लिया। वहीं पर कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का मास्टर ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहने लगा कि शायद हमारे स्पिरिट कॉप्स किंग का ज़ाओजिन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, और हम बिल्कुल भी इनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। स्पिरिट कॉप्स किंग का कल्टीवेशन इतने हायर लेवल पर है कि हम चाहकर भी उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर हमने ऐसा किया तो ज़ाओजिन से पहला हम सबको ही एब्जॉर्ब कर लेगी।
इधर यूजिन ने तो ज़ाओजिन के ब्लड एसेंस को काफी तेजी के साथ एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। वो उसे बताने लगी कि तुम्हारा ब्लड तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। मैंने आज तक न जाने कितने ही सारे कल्टीवेटर्स का ब्लड कंज्यूम किया होगा, लेकिन तुम्हारे ब्लड की टेस्ट उन सबसे काफी ज्यादा डिफरेंट है। इतने से तो मेरा दिल नहीं भरने वाला, अब मैं तुम्हारा और ज्यादा खून पीऊंगी। और इतना कहते साथ ही यूजिन ने ज़ाओजिन की बॉडी में अपने डिमोनिक चेन्स को पियर्स कर दिया। यहाँ पर ज़ाओजिन ने भी खुद को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था कि मानो यूजिन के सामने सैक्रिफाइस होने के लिए तैयार है। वहीं पर यूजिन उसका खून एब्सॉर्ब करने के बाद काफी ज्यादा खुश थी और फिर उसने बड़ी तेजी के साथ जाकर ज़ाओजिन की बॉडी में अपना हाथ आर पार घुसा दिया। इस पल में ज़ाओजिन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मौत उसी के लवर के हाथों होगी। साथ ही साथ वो पुराने लम्हों को याद करते हुए कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरा ब्लड एसेंस चाहिए तो तुम सारा के सारा एब्सॉर्ब कर सकती हो। मैं तो बस यही उम्मीद करूंगा कि मेरे ब्लड एसेंस से तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। अब उसकी बातें सुनते साथ ही यूजिन ने अपना हाथ उसकी बॉडी से बाहर निकाल लिया। साथ ही साथ वो जंजीरों से आजाद होते हुए नीचे की तरफ गिरने लगा। यहाँ पर ज़ाओजिन बस यूजिन का कर्जा उतारना चाहता था। अगर ज़ाओजिन आज जिंदा है तो सिर्फ यूजिन की वजह से। यूजिन ने अपनी पास्ट लाइफ में ज़ाओजिन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था। वहीं पर कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का मास्टर तो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहने लगा कि हमारे कॉप्स किंग ने ज़ाओजिन का सारा ब्लड एसेंस एब्सॉर्ब किया है, साथ ही साथ उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। अब तो ज़ाओजिन की मौत पक्की है, वो इतने ब्रूटल अटैक को कभी भी झेल नहीं पाएगा। इधर यूजिन तो ज़ाओजिन का ब्लड एब्सॉर्ब करने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल बन गई। उसने अपने आसपास ईवल एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर मानो एक दीवार बन गई, तो कोई भी कल्टीवेटर इसके अंदर झांक नहीं सकता था। और फिर अचानक से यूजिन का डिमोनिक नेचर सप्रेस होकर वो तुरंत ही ज़ाओजिन के पास पहुंच गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने ज़ाओजिन को इतने बुरी तरह से घायल कर दिया। साथ ही साथ यूजिन को ज़ाओजिन की बॉडी में लाइफ एंड डेथ फोर्सेस के बीड्स नजर आते हैं, जो कि डेथ एनर्जी को सप्रेस करते हुए ज़ाओजिन की लाइफ फोर्स को बढ़ाने लगे, जिसके चलते ज़ाओजिन की इंजरीज पूरी तरह से हील हो जाती है। अब जैसे उसे होश आया, यूजिन उसके सामने माफी मांगने लगी। वो कह रही थी कि मैंने तुम्हें बुरी तरह से घायल किया था, लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। दरअसल मैं खुद को जरा भी कंट्रोल नहीं कर पाई। तो ज़ाओजिन उसे बताने लगा कि प्लीज खुद को ब्लेम मत दो। भले ही मैं घायल हुआ था, लेकिन मेरी इंजरीज ऑलमोस्ट हील हो चुकी। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा इन लोगों ने कोई नाम रखा होगा, तो क्यों ना तुम अपना नाम यूजिन रखो। जिस पर यूजिन कहती, हाँ मुझे भी ये नाम काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन क्या तुम मुझे इस नाम का मतलब बता सकते हो? तो ज़ाओजिन कहता है कि यूजिन का मतलब है इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और रहमदिल लड़की। दरअसल मैं ऐसी ही किसी लड़की को जानता था जो कि काफी ज्यादा रहमदिल थी, लेकिन मुझे बचाने की कोशिश में उसकी मौत हो गई। जिस पर यूजिन कहती, हाँ शायद मैं इसी बंदी को जानती हूँ, लेकिन मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो ज़ाओजिन उससे कहता है कि तुमने अभी अभी अपने कॉन्शियसनेस को गेन किया, इसलिए पास्ट की बातें याद करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तभी यूजिन उसे बताती है कि मुझे एक बहुत ही भयानक बैटल के विजन्स नजर आ रहे हैं, जिसमें मैंने न जाने कितने ही सारे लोगों को मार दिया था। उसमें इमॉर्टल एंजल्स, ड्रैगन्स और डीमंस थे। साथ ही मॉर्टल रेल्म के न जाने कितने ही सारे टॉप रैंकिंग वाले मास्टर्स भी मेरे हाथों मारे गए। उनके खून में खुद की बॉडी को सोक करना मुझे काफी ज्यादा पसंद था। अब ये सुनकर ज़ाओजिन थोड़ा सा परेशान हो गया। वो कहता है कि तुमने आज ही अपने कॉन्शियसनेस को गेन किया है, फिर तुम्हें इतनी जल्दी ये सारी बातें कैसे याद आ रही? और उतने में यूजिन को कुछ और विजन्स नजर आने लगे, जिसमें वो अपने पास्ट एंड प्रेजेंट के फॉर्म को देख पा रही थी। लेकिन इन विजन्स की वजह से यूजिन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तो ज़ाओजिन तुरंत ही उसे संभालते हुए कहने लगा कि तुम पुरानी बातों को याद करने की कोशिश मत करो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बेवजह किसी को खत्म मत करो। लेकिन यूजिन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि शुरू से ही मैंने लोगों को खत्म किया है, मुझे उनके खून की जरूरत पड़ेगी। अगर सच बताओ तो मैं तुम्हें भी मारना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने खुद को रोक लिया। मैं किसी को भी बड़ी ही आसानी से मिटा सकती हूँ, लेकिन तुम पर मेरा कोई जोर नहीं चल रहा। वेल उसकी बातें सुनकर ज़ाओजिन काफी ज्यादा परेशान हो गया। साथ ही साथ यूजिन ने वहाँ का बैरियर भी हटा दिया था। गुइशी कहता है कि ज़ाओजिन तो इस बंदी के सामने
पूरी तरह से कमजोर पड़ गया। यहाँ पर ज़ाओजिन ने नोटिस किया कि यूजिन की बॉडी में डेथ ऑरा मौजूद है, मगर कॉप्स हर्डिंग इंसेक्ट उसे कंट्रोल करते हुए ऐसे दिखा रहा था कि मानो यूजिन पूरी तरह से जिंदा है। उतने में ही यूजिन ज़ाओजिन को बताती है कि मुझे ढेर सारे ब्लड एसेंस की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर मैं उस कॉफिन में फॉरएवर रह सकती हूँ। मगर अब मैं उस कॉफिन में रहना नहीं चाहती, मुझे इस दुनिया को एक्सप्लोर करना है। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन कह रहा था कि अगर तुम्हें ब्लड की जरूरत है तो तुम मेरा ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब कर सकती हो। ज़ाओजिन उसे समझा रहा था कि अगर तुमने मेरा ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब किया तो तुम्हें ना ही उस कॉफिन में जाना पड़ेगा और ना ही किसी को खत्म करना होगा। तो यूजिन उसे बताने लगी कि वैसे तो मुझे तुम्हारा ब्लड एसेंस काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन मैं उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे, और तुम तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो ज़ाओजिन उससे कहने लगा कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हें इस कॉप्स हर्डिंग सेक्ट में रहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यूजिन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि मैं आज ही अवेकन हुई, यानी कि मेरी फुल पावर अभी तक रिकवर नहीं हो पाई। कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के पास कई सारे पावरफुल बींग्स हैं, तो वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। ज़ाओजिन को भी पता था कि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के पास 2 और कॉप्स किंग होंगे। अगर उन्होंने उन कॉप्स किंग का इस्तेमाल करते हुए यूजिन पर अटैक किया तो ये मारी जाएगी। साथ ही यूजिन उसे बता रही थी कि अगर मैं अपनी पावर को पूरी तरह से रिकवर करूँ तो इस डेथ ऑरा को सप्रेस कर पाऊंगी, फिर तो मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट कॉप्स हर्डिंग सेक्ट चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाएगा। तो ज़ाओजिन को भी उसका ये प्लान पसंद आया। वो उससे कहता है कि जब तक तुम्हारी डेथ एनर्जी सप्रेस नहीं होती तब तक मैं फेंगडू माउंटेन के इलाके में ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जो सुनते साथ ही यूजिन भी खुश हो गई। वेल यहाँ पर यूजिन भी उसके साथ जाने के लिए काफी ज्यादा बेकरार थी, जिसके बाद उस ज़ाओजिन को अलविदा कहते हुए तुरंत ही अपने कॉफिन पर जाकर बैठ गई। यूजिन को बस अपनी पावर्स को रिकवर करना था, उसके बाद उस ज़ाओजिन के साथ जा सकती है। और अब उसके वहाँ से जाते साथ ही वहाँ की ऑरा पूरी तरह से डिस्पर्स हो गई। वेल यहाँ पर कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का मास्टर तो काफी ज्यादा हैरान था। उसे लगा था कि ज़ाओजिन मारा जाएगा, लेकिन ज़ाओजिन तो पूरी तरह से महफूज था। इधर सभी कल्टीवेटर्स हैरान होकर कहने लगे कि थोड़ी देर पहले ही ज़ाओजिन बुरी तरह से घायल हुआ था, मगर उसकी इंजुरीज पूरी तरह से हील हो गई। साथ ही स्पिरिट कॉप्स किंग भी उसे बिना कोई नुकसान पहुँचाए यहाँ से चली गई। पता नहीं उन दोनों के दरमियान एग्जैक्टली क्या बात हुई। ईवल ऑरा की वजह से तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कॉप्स किंग ने ज़ाओजिन को जिंदा छोड़ दिया, जबकि वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आसानी से ज़ाओजिन को मार सकती थी। वेल उन सभी लोगों को शक हो रहा था कि ज़ाओजिन का इस बंदी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, इसलिए ज़ाओजिन का डोमिनेंस अब और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वही दूसरी तरफ ज़ाओजिन कॉप्स हर्डिंग सेक्ट पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। उसने गुस्से में अपनी बहुत ही खतरनाक ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अब तो कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के लोग भी उससे डरने लगे, क्योंकि उनके कॉप्स किंग ने ज़ाओजिन को जिंदा छोड़ दिया था, और इन लोगों में इतना दम ही नहीं था कि ज़ाओजिन को खत्म कर पाए। और उतने में सेक्ट मास्टर गुयन कहने लगा कि हमारे पास इतनी सारी पावर्स नहीं है कि हम उस लड़की को कंट्रोल कर पाए, मगर अब यहाँ पर हम बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में फंस चुके हैं। सभी ने देखा कि हमारी स्पिरिट कॉप्स किंग कितनी ज्यादा पावरफुल है, अब तो हम बिल्कुल भी कमजोरी शो नहीं कर सकते। और अब गुयन अपनी एक बेल को समन करते हुए उसे रिंग करने लगा, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे। वो सभी कल्टीवेटर्स को बता रहा था कि आप सभी ने हमारी कॉप्स किंग की पावर को विटनेस किया है। साथ ही उस लड़की ने अपनी कॉन्शियसनेस को भी गेन कर लिया। दरअसल वो एक हाफ ह्यूमन और हाफ डिवाइन है। जब उसकी कल्टीवेशन परफेक्शन स्टेज पर पहुंच जाएगी तब तो वो डेथ को भी आसानी के साथ रिवर्स कर सकती है। इसका मतलब तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि हमारे कॉप्स हर्डिंग सेक्ट को हराना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा। लेकिन कल्टीवेटर्स तो इस कॉप्स हर्डिंग सेक्ट पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो लोग कह रहे थे कि तुमने हेवन के रूल्स के अगेंस्ट जाकर एक कॉप्स को जिंदा किया है। साथ ही साथ उस कॉप्स ने तो अपना कॉन्शियसनेस भी गेन कर लिया। वैसे तो पावरफुल बींग्स की मौत के बाद उन्हें रेस्ट करने देना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें जगा दिया। ये तो सरासर नाइंसाफी है। लेकिन इन कल्टीवेटर्स को एक बात समझ आ गई थी कि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट आगे चलकर काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा। वहीं पर गुयन ज़ाओजिन से कहने लगा कि ये मत सोचो कि तुम हमारे कॉप्स किंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। उसके पास बहुत ही भयानक डिमोनिक पावर्स है जिसे तुम कभी भी सप्रेस नहीं कर पाओगे। उसे कल्टीवेटर्स का खून पीने की आदत है, तो तुम्हें भी
जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर आज उसने तुम्हें जिंदा छोड़ा है तो इसका रीजन बस एक ही है, वो आगे चलकर भी तुम्हारे ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करना चाहती। तुम तो उसके लिए ब्लड एसेंस का कभी ना खत्म होने वाला सप्लाई बनोगे, इसीलिए उसे अपने हाथ की कठपुतली बनाने का सोचना भी मत। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा कि उसके साथ मेरा क्या कनेक्शन है, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। हम दोनों का रिश्ता तुम सबके समझ के परे है, तुम कभी भी उसे फील नहीं कर पाओगे। खैर, तुम्हारे कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट ने न जाने कितने ही सारे मरे हुए लोगों की बॉडी का इस्तेमाल करके अपनी डेड आर्मी को खड़ा किया, जो कि हेवन के रूल्स के खिलाफ है। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने तुरंत ही अपना हेलबर्ड समन कर लिया। वो कह रहा था कि तुमने जो कुछ भी किया है आज तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर गुइशी तो ज़ाओजिन पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि शायद तू भूल गया कि तू फिलहाल कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट में है, हम तेरे साथ जो दिल में आए वैसा बर्ताव कर सकते। साथ ही कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट का जनरल उससे कहने लगा कि तुमने हमारी ओपनिंग सेरेमनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज हम अपनी फुल पोटेंशियल का शो ऑफ करने वाले थे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ और उल्टा तुम हम पर ही रूल्स को ब्रेक करने का इल्जाम लगा रहे हो। वहीं पर गुइशी कह रहा था कि हमने इस ज़ाओजिन को खत्म कर देना चाहिए, इसके खून से ही हमारी ओपनिंग सेरेमनी को सम्मान दिया जाएगा। जो सुनते साथ ही कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट के मास्टर ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसके हाथों में 2 ब्रॉन्ज रिंग थी, तो उनकी पावर्स एक्यूमुलेट होते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। वहीं पर ज़ाओजिन भी इन लोगों के साथ मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वहीं पर उस ब्रॉन्ज रिंग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर लिया, जिसमें से हम एक बहुत ही भयानक डेमोनिक बीस्ट को बाहर आता हुआ देख पाते हैं। वली नेदरवर्ल्ड से लाया हुआ एक इवल कॉर्प्स था। उसने तो वहाँ छलांग लगाती साथ ही पूरा अरीना डिस्ट्रॉय होने लगा। इतना ही नहीं, उस ईवल के ऑरा से तो वहाँ पर तूफान आ गया। इनफैक्ट कल्टीवेटर्स भी इस ईवल के पावर्स को देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कहने लगे कि पता नहीं इस कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट के पास और कितने सारे सरप्राइजेस होंगे। वहीं पर ज़ाओजिन गुस्से में कहने लगा कि तुमने यूशिन को रिफाइन करके उसे एक डीमन बना दिया, तुम्हारी वजह से उसने काफी सारी मुश्किलों का सामना किया, इसलिए आज तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। यूजिन को जितना ज्यादा टॉर्चर किया गया मैं उसका 1000 गुना वापस करूंगा। आज तुम्हारे कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट की ओपनिंग सेरेमनी है ना, तो देखते जाओ मैं कैसे उसे एक फ्यूनरल में बदल देता हूँ। उसकी बातें सुनकर कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट का मास्टर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि तुम हमारे फिंगदू माउंटेन पर आकर हमें ये धमका रहे हो, वाकई तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। और अब वो अपने ब्रॉन्ज रिंग का इस्तेमाल करते हुए उस ईवल मॉन्स्टर को मैनिपुलेट करने लगा। उतने में ही हम देख पाते हैं कि ज़ाओजिन ने भी अपने डिमोनिक फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया है, जो कि यूजुअल ज़ाओजिन से तो काफी ज्यादा भयानक है। वो कहने लगा कि फिंगदू माउंटेन ही क्या, बल्कि तुम कहीं से भी जाकर मुझ पर हुकूमत नहीं कर सकते। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने बड़ी तेजी के साथ जाकर उस ईवल मॉन्स्टर्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि तुमने बस यहाँ पर एक मॉन्स्टर बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने तो नेदरवर्ल्ड की सारी फौज को ही यहाँ पर लाना चाहिए था, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि फिर भी तुम जीत नहीं पाते। यहाँ पर ज़ाओजिन उस मॉन्स्टर के हाथ को पियर्स करते हुए उसके आर पार घुस गया और फिर उसने सीधे जाकर अपना हेलबर्ड उस मॉन्स्टर के आंख में घुसा दिया था, जिससे तो मॉन्स्टर काफी बुरी तरह से तड़पने लगा। ये सब देखकर तो गुइयुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो कह रहा था कि आखिर ज़ाओजिन ने इसे इतने आसानी से कैसे हरा दिया। इस मॉन्स्टर पर तो हमने कॉर्प्स ऑरा सेटअप की थी, तो कोई भी अटैक उसे हिट नहीं कर सकता। हो सकता है कि ज़ाओजिन के पास कॉर्प्स ऑरा को हटाने की कोई मेथड होगी। इधर उस मॉन्स्टर ने भी ज़ाओजिन पर हमले करना शुरू कर दिए थे, मगर ज़ाओजिन यहाँ से वहाँ मूव होते हुए इस मॉन्स्टर के हर एक अटैक को डॉज करने लगा। और फिर सही मौका देखते साथ ही ज़ाओजिन ने उस मॉन्स्टर के हाथ पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिससे उस मॉन्स्टर का एक हाथ कट चुका था। और फिर ज़ाओजिन ने यहाँ से वहाँ फ्लाई करते हुए एक बार फिर से उस मॉन्स्टर पर कई सारे स्लैशेस से अटैक करना शुरू कर दिए। वेल, उस मॉन्स्टर के पास तो इस अटैक से बचने का कोई जरिया नहीं था, वो तो बस ज़ाओजिन के हमलों को चुपचाप से झेलता रहा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस कल्टीवेटर का मुकाबला कैसे करेगा। ज़ाओजिन कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट से कह रहा था कि बस इस एक मॉन्स्टर को मार के मेरा दिल तो नहीं भरने वाला, तुमने यूजिन के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी दरमियान ज़ाओजिन उस ईवल मॉन्स्टर को एक्सप्लोर करते हुए उसके कई सारे टुकड़े कर चुका। उन लोगों से कह रहा था कि तुम्हारे पास जितने भी एंशिएंट सेक्रेड कॉर्प्सेस है उन सबको बाहर निकालो, आज मैं उन सबका खात्मा करके तुम्हारे कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट का फाउंडेशन डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ताकि आइंदा से तुम कभी भी किसी डेड पर्सन का फायदा नहीं उठा पाओगे। वेल, ज़ाओजिन की बातें सुनकर कॉर्प्स हर्डिंग सेक्ट के लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें तो लगा ही नहीं था कि ज़ाओजिन इस नेदरवर्ल्ड से आए हुए मॉन्स्टर को इतनी
आसानी से मार देगा। इनफैक्ट उन्हें तो अब पछतावा हो रहा था कि उन्होंने ज़ाओचन को इस ओपनिंग सेरेमनी में बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। साथ ही ज़ाओचन ने ऐलान किया था कि वो यूजिन को अपने साथ ले जाएगा, चाहे फिर उसके लिए उसे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का अल्टर दिखाया गया, जहाँ पर ज़ाओचन हर्डिंग सेक्ट के मास्टर को धमका रहा था कि जल्दी से अपने सारे कॉप्सेस को समन करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने कितने एंशिएंट लोगों को अपना गुलाम बनाया है। आज मैंने तुम्हारे इस सेक्ट की इज्जत मिट्टी में ना मिलाई तो मेरा नाम बदल देना। जो सुनते साथ ही कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का मास्टर हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगा कि तुम मौत की मांग कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर से पूरा करूंगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने एक स्पिरिट समनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया और अब वो अपनी ब्रॉन्ज रिंग का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन पर कई सारे एनर्जी फ्लोज क्रिएट करने लगा। देखते ही देखते उस फॉर्मेशन पर टोटल 13 एनर्जी फ्लोज क्रिएट हो चुके थे और फिर आसमान में एक टोर्नेडो क्रिएट होकर उसमें से कुछ कॉफिन्स बाहर आने लगी। वो सारी कॉफिन्स उस फॉर्मेशन पर आकर पटक रही थी। ज़ाओचन भी इस नजारे को देखकर थोड़ा सा क्यूरियस हो गया। वो जानना चाहता था कि आखिर ये कॉप्स हर्डिंग सेक्ट की कौन सी नई चाल है। और अब उन कॉफिन्स के अल्टर पर सेटअप होते साथ ही वो फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो गया। साथ ही साथ उन सभी कॉफिन्स की लीड हट चुकी थी और उसमें से 13 कॉप्सेस बाहर आने लगे। इन कॉप्सेस की ऑरा इतनी ज्यादा भयानक थी कि वहाँ मौजूद हर एक कल्टीवेटर पैनिक हो गया। वेल सभी कॉप्सेस एंशिएंट ईरा से बिलोंग करते थे। एक जमाने में इन सब ने अपने सेक्ट के लिए काफी सारी कुर्बानियां दी थी, लेकिन आज कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के हाथ की कठपुतलियां बन चुके हैं। सो इस तरह से इन 13 एंशिएंट कॉप्सेस ने ज़ाओचन को चारों ओर से घेर लिया। वहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स को भी ये तसल्ली हो चुकी थी कि अब ज़ाओचन का काम तमाम होगा, क्योंकि ये सभी कॉप्सेस भी कॉप्स किंग जैसे ही इनविंसिबल थे और वो लोग खुद इतने मजबूर है कि ज़ाओचन की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हजारों सालों से कॉप्स हर्डिंग सेक्ट ने इन कॉप्सेस को डेथ एनर्जी फीड की थी, जिसके चलते इन्हें दोबारा से खत्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। यहाँ पर हर्डिंग सेक्ट का मास्टर ज़ाओचन से कह रहा था कि हमारी कॉप्स किंग ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम यहाँ आकर अपनी मनमानी करो। हमारे कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का फाउंडेशन इतना ज्यादा सॉलिड है कि तुम उसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। जिस पर ज़ाओचन कह रहा था चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बता दिया तुम्हारे हर्डिंग सेक्ट का फाउंडेशन सॉलिड है, अब तो इसे डिस्ट्रॉय करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। बस एक बात याद रखो, थोड़ी ही देर में तुम्हारा ये फाउंडेशन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। जो सुनते साथ ही कॉप्स हर्डिंग सेक्ट तुरंत ही अपने 13 कॉप्सेस को ज़ाओचन पर अटैक करने का हुक्म देता है। सो यहाँ पर ज़ाओचन भी फाइट के लिए तैयार होते हुए कहने लगा कि आज तुम्हारे 13 कॉप्सेस हेल में नहीं बल्कि भाड़ में जाएंगे। और इतना कहते साथ ही ज़ाओचन ने उन कॉप्सेस पर हमले करना शुरू कर दिए। उसके हेलबर्ट के अटैक से वो सारे कॉप्सेस बुरी तरह से घायल होने लगे, लेकिन वो लोग तो ऑलरेडी मर चुके थे, इसलिए इंजर्ड होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ज़ाओचन उन पर मुसलसल वार करते हुए कह रहा था कि आज मैं तुम्हारी ओपनिंग सेरेमनी को कॉप्स स्लॉटर फेस्टिवल में बदलने वाला हूँ। यहाँ पर ज़ाओचन के स्लैशेस इतने ज्यादा जबरदस्त थे कि वो कॉप्सेस उसकी एनर्जी से ही पीछे पुश होने लगे। इसी दरम्यान एक कॉप्स ज़ाओचन पर बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, मगर ज़ाओचन ने समय रहते उसे डॉज कर दिया और फिर ज़ाओचन ने हवा में छलांग लगाते हुए अपने हेलबर्ड को सीधे उस कॉप्स पर लैंड कर दिया। यहाँ पर ज़ाओचन की पावर्स देखकर कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के लोगों को टेंशन आने लगा। वो लोग कहते हैं कि हमारे कॉप्स की बॉडी पर एक पावरफुल शील्ड थी, मगर ज़ाओचन तो उन्हें आसानी से घायल कर पा रहा। मेरे ख्याल से इस बंदे के पास कोई सीक्रेट टेक्निक होगी, इसलिए तो ये हमारे कॉप्सेस को इतनी आसानी के साथ खत्म कर पा रहा। दरअसल ज़ाओचन ने इन कॉप्सेस को कई बार मार दिया था, लेकिन जब तक इनकी बॉडी में डेथ एनर्जी मौजूद है तब तक ये दोबारा से रिवाइव होते रहेंगे। सो अब इन 13 कॉप्सेस को ढेर करने के बाद ज़ाओचन हर्डिंग सेक्ट के मास्टर से कहने लगा कि अगर तुम्हारे पास कुछ और भी ट्रिक्स है तो उनका भी इस्तेमाल करो। आज तो मैं ब्रेक लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। जब तक इनके बॉडी में डेथ एनर्जी मौजूद है तब तक मैं इनका मुकाबला करूंगा। जिस पर कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का मास्टर भी गुस्से में कहने लगा कि तुम्हारे लिए कोई और पैंतरा यूज करने की जरूरत नहीं, ये 13 कॉप्सेस ही तुम्हें दफनाने के लिए काफी रहेंगे। तुम्हें तो अभी तक इनकी मिस्टीरियस पावर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं, इसलिए तो तुम इतना ज्यादा उछल रहे हो। सब उस मास्टर ने अपनी ब्रॉन्ज रिंग का इस्तेमाल करते हुए उन कॉप्सेस को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया और ऐसा होते साथ ही 2 कॉप्सेस बड़ी तेजी के साथ ज़ाओचन की तरफ भागने लगे। उनका फुटवर्क इतना ज्यादा खतरनाक था कि ज़ाओचन भी उनकी मूव्स का अंदाजा नहीं लगा सकता। तभी वहाँ मौजूद बंदा कहने लगा कि ये तो हमारे सेक्ट की एक सीक्रेट टेक्निक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कॉप्सेस कोई और नहीं बल्कि हमारे ही सेक्ट के एंसेस्टर थे। और तभी एक कॉप्स ज़ाओचन पर हमला करने रवाना हो गई।
लेकिन ज़ाओजिन साइड में हटते हुए अपना हेलबर्ड सीधे उसके आर पार घुसा देता है। साथ ही साथ उसने दूसरे कॉप्स को भी अपने हेलबर्ड के एक ही फटके में निपटा दिया। तभी वहाँ मौजूद कल्टीवेटर कहने लगा कि ये कॉप्सेस तो अपनी इंटरनल एनर्जी को सर्कुलेट कर पा रहे हैं और इसी वजह से ये अपनी मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक कॉप्स के लिए तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा काम तो बस एक जिंदा पर्सन ही कर सकता था। और उतने में एक कॉप्स ने ज़ाओजिन पर इनयांग एनर्जी से हमला कर दिया, मगर ज़ाओजिन उसी की इनयांग फायर का इस्तेमाल करते हुए उसी कॉप्स को खत्म कर देता है। वेल इस इनयांग फायर टेक्निक को एक बंदे ने पहचान लिया था। वो कहता है कि ये तो हमारे फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक है। सो अब धीरे धीरे करते हुए उन कल्टीवेटर्स में काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ने लगा, क्योंकि हर्डिंग सेक्ट ने उनके सभी एंसेस्टर की बॉडीज पर कब्जा किया था। इधर वो 13 कॉप्सेस दोबारा से रिवाइव हो गए और उन्होंने एक साथ मिलकर ज़ाओजिन पर हल्ला बोल दिया। हालांकि ज़ाओजिन भी पीछे नहीं हटने वाला। उसने तो अपने 2 ही फटकों में 12 कॉप्सेस को निपटा दिया, मगर अभी भी एक मास्टर जिंदा था। तो ज़ाओजिन ने उस पर भी अपने पाम अटैक से हल्ला बोल दिया, जिससे वो कॉप्स घायल होते हुए काफी दूर घसीटा गया। लेकिन तब तक कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का मास्टर एक मॉन्क को रिवाइव करता है। तो उस मॉन्क ने भी फटाफट से जाकर अपनी एक ऑसम सी टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। आसमान से एक खौफनाक फिनोमेना क्रिएट होते हुए उसमें से एक हैंड बाहर आने लगा। वेल कल्टीवेटर्स ने तुरंत इस टेक्निक को पहचान लिया था। वो कहते हैं कि ये तो ग्रेट कंपैशन पाम है, यानी कि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के मास्टर ने शाओलिन टेम्पल के मॉन्क को भी नहीं बख्शा। ये लोग एक नंबर के कमीने हैं। ये लोग तो मुर्दों से भी काम ले रहे। इनके जैसा घटिया सेक्ट हमने आज तक नहीं देखा। वहीं पर ज़ाओजिन ने उस कंपैशन पाम के अटैक को रोकने के लिए अपने आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लिया। तब तक कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का मास्टर दूसरे कॉप्सेस को भी रिवाइव कर देता है। वो ज़ाओजिन से कह रहा था कि चाहे इस दुनिया में कोई बंदा कितनी ही ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंच जाए, आखिरकार उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। जिंदगी धोखा तो मौत एक सच्चाई है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग इस बात पर बिलीव नहीं करते। ये सभी लोग न जाने कई सौ सालों पहले ही मारे गए थे, लेकिन हमने इन्हें दोबारा से रिवाइव किया, इन्हें जिंदगी जीने का मौका दिया। ऐसी सेकंड लाइफ हर किसी को नसीब नहीं होती। तुमने तो हमारे कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारी वजह से तुम्हारे एंसेस्टर्स अभी भी जिंदा हैं। इधर ज़ाओजिन कंपैशन पाम की वजह से काफी ज्यादा सप्रेस हो रहा था, लेकिन वो कॉप्स हर्डिंग सेक्ट से कह रहा था कि तुम्हारी ऐसी सेकंड लाइफ भाड़ में जाए। अगर तुम्हें इन मुर्दों की सेकंड लाइफ इतनी ही ज्यादा पसंद है तो क्यों ना मैं भी तुम्हें ऐसा ही बना दूं। जब कोई बंदा तुम्हें मौत के बाद भी अपनी उंगलियों पर नचाए तब तुम्हें पता चलेगा कि उन कॉप्सेस पर क्या बीतती होगी। एक जमाने में ये सभी लोग मास्टर्स थे, लेकिन आज ये बस तुम्हारे गुलाम हैं। जिस पर बंदा कहने लगा कि ज़ाओजिन तुम्हारा हमारे कॉप्स किंग के साथ काफी गहरा कनेक्शन है, तो तुमने हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम उससे हमारी वजह से मिल पाए। हमने ब्लड सैक्रिफाइस करके उसे इतने सालों तक जिंदा रखा। वो एक इटर्नल इमॉर्टल बन चुकी है, जिसे कोई भी खतरनाक ताकत आसानी से मिटा नहीं सकती। वेल यहाँ पर यूजिन का जिक्र सुनते ही ज़ाओजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कह रहा था कि ऐसी इटर्नल इमॉर्टलिटी किस काम की जो दूसरों का खून पीकर हासिल की हो। और अब यहाँ पर ज़ाओजिन की बॉडी से इतनी भयानक एनर्जी रिलीज होती है कि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का अल्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। और फिर ज़ाओजिन ने दोबारा से उन 13 कॉप्सेस पर अटैक करना शुरू कर दिए। यहाँ पर उसके हेलबर्ड की मूव को कोई भी गेस नहीं कर पा रहा था। ज़ाओजिन के इस खतरनाक अंदाज को देखकर तो गोशी के भी होश उड़ गए। वो समझ गया था कि इस बार उनके हर्डिंग सेक्ट ने गलत बंदे से पंगा लिया है। यहाँ पर ज़ाओजिन उन लोगों से कह रहा था कि अपनी गर्दन धो के साफ रखो, क्योंकि थोड़ी देर में मैं उसे काटने वाला हूँ। लेकिन उतने में ही कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का मास्टर ज़ाओजिन को अपनी जंजीरों में जकड़ लेता है। साथ ही वो यहाँ पर मौजूद हर एक कॉप्स की डेथ एनर्जी को उनकी बॉडी से बाहर निकालने लगा। दरअसल इसका प्लान था कि इस डेथ एनर्जी का इस्तेमाल करके ज़ाओजिन को खत्म करना, इसलिए वो सारी डेथ एनर्जी ज़ाओजिन के आसपास रिवॉल्व होने लगी। वो बंदा कह रहा था कि मैं तुम्हें खत्म करने के बाद एक कॉप्स में बदल दूंगा और फिर तुम ही हमारी हर्डिंग सेक्ट को प्रोटेक्ट करोगे। इन कॉप्सेस की डेथ एनर्जी 1000 साल पुरानी है, तो तुम इसके सामने बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते। जिस पर ज़ाओजिन हंसते हुए कहने लगा कि बस 1000 साल, मुझे तो इससे और भी पुरानी एनर्जी की जरूरत थी, मगर कोई ना, मैं तुम्हारी इस ऑफरिंग को बिल्कुल भी नहीं ठुकराऊंगा। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने उस डेथ एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते साथ ही ज़ाओजिन की बॉडी में मौजूद लाइफ एनर्जी भी एक्टिवेट हो गई, ताकि दोनों एनर्जीज का संतुलन बना रहे। वहीं पर ज़ाओजिन को डेथ एनर्जी को इतनी इजीली एब्जॉर्ब करता हुआ देखकर कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के सभी मास्टर्स हैरान हो गए। वो कह रहे थे कि एक लिविंग पर्सन कभी भी डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो ऑन द स्पॉट मारा जाएगा, लेकिन इस ज़ाओजिन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। और अगला नजारा ऐसा था जिसे देखते साथ ही ये लोग शॉक हो गए।
जो 13 कॉप्सेस ज़ाओजिन को मारने की कोशिश कर रहे थे वही उसके सामने नील करने लगे, मानो उन्होंने ज़ाओजिन के सामने पूरी तरह से सबमिट कर दिया। ज़ाओजिन भी ईवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि मैं इतना ज्यादा भयानक हूँ कि मुर्दों को भी शर्म आ जाए। जिसके बाद ज़ाओजिन बड़े इक्वल अंदाज में कॉप्स के पास चला गया। उसने अपना हाथ उस कॉप्स के सिर पर इस अंदाज में रखा मानो वही इन सबका मसीहा हो, और वो कॉप्स भी बस चुपचाप से इसके सामने सिर झुकाकर बैठा हुआ था, जो इन्हें गुलामी की जंजीरों से आजाद कर देगा। और फिर यहाँ पर ज़ाओजिन ने उस कॉप्स की गर्दन उड़ा दी। ये देखते साथ ही कॉप्स हर्डिंग सेक के मुंह तो खुले के खुले रह गए। उन्हें तो उम्मीद थी कि वो अपने 13 कॉप्सेस के जरिए यहाँ पर अपना डोमिनेंस साबित कर देंगे, लेकिन उनकी बाजी उन्हें पर पलट गई। वहीं पर ज़ाओजिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वो कॉप्सेस अपने आप वैनिश होने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो इन कॉप्सेस ने अपने मालिक के सामने खुद को ही तबाह कर दिया। असल मायनों में तो ज़ाओजिन ने इन सभी को मुक्ति दी थी। अब कॉप्स हर्डिंग सेक्ट इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब ये देखते साथ ही कॉप्स हर्डिंग सेक्ट का मास्टर अपना एक दाव खेलता है। उसने अपने हुक्म के इक्के को बाहर निकाल लिया, जो कि था एक फॉलन एंजल। तो ज़ाओजिन ने भी बड़े इक्वल अंदाज में जाकर उस फॉलन एंजल को पीछे की तरफ पुश कर दिया, और फिर ज़ाओजिन का हेलबर्ड सीधे उस फॉलन एंजल की बॉडी को भेद चुका। इतना ही नहीं, ज़ाओजिन ने उस फॉलन एंजल को इतनी जोरदार लात मारी थी कि वो एंजल सीधे जाकर कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के मास्टर पर ही पटका गया। तब तक ज़ाओजिन भी अल्टर पर कूद चुका था। इस अकेले बंदे ने ही कॉप्स हर्डिंग सेक्ट पर अपना दबदबा कायम किया, और ये उस सेक्ट के प्राइड पर बहुत बड़ी चोट थी। कॉप्स हर्डिंग सेक्ट हजारों सालों बाद अभी अभी रिवाइव हुआ है, तो इतनी जल्दी तो जलील नहीं होना चाहते थे। वो लोग कहते हैं कि अगर ये बात कल्टीवेशन की दुनिया में फैल गई तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। सभी लोग हमारे कॉप्स हर्डिंग सेक्ट को हल्के में लेंगे, मगर हम अभी भी इस बाजी को पलट सकते। ज़ाओजिन फिलहाल काफी ज्यादा घायल है, बस थोड़ी देर के लिए हम इसके साथ फाइट करेंगे और फिर बाद में हमारे एंशिएंट कॉप्सेस आकर इसका खात्मा कर देंगे। इसलिए कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के सभी मास्टर्स ने ज़ाओजिन को चारों ओर से घेर लिया। यहाँ पर ज़ाओजिन दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं अब काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। अगर ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो मेरी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगी। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे कुछ भी करके कॉप्स हर्डिंग सेक्ट को पीछे हटने पर मजबूर करना पड़ेगा। तो वहाँ आए हुए सभी कल्टीवेटर्स से कहने लगा कि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट दूसरों के एंसेस्टर्स की बॉडी को चुरा कर उनका यूज करता है। जिन 13 कॉप्सेस को मैंने खत्म किया वो सभी लोग आपसे कनेक्टेड थे। इन कमीने लोगों ने कुदरत के खिलाफ जाकर उनकी बॉडीज का इस्तेमाल किया। उन्होंने जिंदगी भर अर्न किए हुए इनहेरिटेंस पर अब इनका कब्जा है। तो क्या आप लोग अपने एंसेस्टर को इंसाफ नहीं दिलाओगे? जितना मुझसे हो पाया मैंने वो कर दिया। मैंने तुम लोगों के एंसेस्टर को गुलामी की जंजीरों से आजाद कर दिया, मगर क्या तुम लोग कॉप्स हर्डिंग सेक्ट की इस हरकत को नजरअंदाज करोगे? वेल, ज़ाओजिन की बातें उन कल्टीवेटर्स की सीधा दिल पर हिट हुई थी। वो लोग कह रहे थे कि कॉप्स हर्डिंग सेक्ट ने हमारे साथ काफी गलत किया। इस बेरहम सेक्ट के पास तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। हमारे एंसेस्टर ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके हमें अच्छी लाइफ दी, लेकिन उन्हें तो मौत के बाद भी सुकून नहीं मिल पाया। नहीं, हम इस अत्याचार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कॉप्स हर्डिंग सेक्ट को इसका जवाब देना पड़ेगा। वेल, इन सभी कल्टीवेटर्स को भड़का हुआ देखकर सेक्ट लीडर को काफी ज्यादा टेंशन आने लगा। वो समझ जाता है कि अब वो और चालबाजी नहीं कर सकता। अगर उन्होंने कुछ किया तो पूरी दुनिया के दुश्मन बन जाएंगे। वो सभी कल्टीवेटर्स कह रहे थे कि हम लोग यूनाइट होकर तुम्हारे सेक्ट को पूरी तरह से मिटा सकते हैं, ताकि तुम्हारा ये वाहियात सेक्ट कभी किसी कॉप्स का फायदा ना उठा पाए। तुम लोगों ने डेड एंसेस्टर्स का अपमान किया, इसीलिए तुम्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। वेल, इन सब की बातें सुनकर तो सेक्ट मास्टर के मानो खून में ही आग लग गई। उसका तो दिल कर रहा था कि इन सभी लोगों को खत्म करके इन्हें भी अपनी डेड आर्मी का हिस्सा बनाया जाए। वहीं पर वो कल्टीवेटर उनसे सवाल पूछ रहे थे कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। इसलिए वो सेक्ट मास्टर गुस्से को पीते हुए थोड़ा सा शांत हो गया। वो सबको बताने लगा कि हमारा कॉप्स हर्डिंग सेक्ट इस दुनिया का दुश्मन नहीं बनना चाहता, और ना ही आपके इमोशंस को हर्ट करने का हमारा कोई इरादा था। हमने तो आप सभी से दोस्ती बनाए रखने के लिए ही इस ओपनिंग सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन आज यहाँ पर इतना कुछ हो चुका है कि हमारा सारा प्लान ही फेल हो गया। खैर, मेरे ख्याल से इस ओपनिंग सेरेमनी को यहीं पर खत्म करना सही रहेगा। हमें अपने सेक्ट के कुछ इंटरनल मसलों को हल करना है, तो प्लीज हमें इजाजत दीजिए। सो इस तरह से ज़ाओजिन का प्लान कामयाब हो गया। उसने कॉप्स हर्डिंग सेक्ट को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। वो कह रहा था कि आज तो कॉप्स हर्डिंग सेक्ट को बस मैंने एक ट्रेलर दिखाया, असली पिक्चर तो अभी भी बाकी है। जिस दिन यूजिन को मैं यहाँ से आजाद करूँगा, वही दिन कॉप्स हर्डिंग सेक्ट के लिए कयामत का दिन साबित होगा। ऐसे घटिया सेक्ट को मिट्टी में मिलाना ही मेरा मकसद है। अब सीन यहीं पर कट होकर हमें फेंगदू माउंटेन की एक केव दिखाई गई,
जो कि कॉप्सर्डिंग सेक्ट से थोड़ी सी दूरी पर थी और ज़ाओजिन ने फिलहाल यहीं पर पनाह ली है। वो कल्टीवेट करते हुए यूजिन के बारे में ही सोच रहा था। फिलहाल उसके दिल में कई सारे सवाल हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कॉप्स किंग पुरानी यूजिन है या फिर एक नई पहचान है, और अगर यही यूजिन है तो फिर चेंजी कौन है? चेंजी भी तो मुझे उसी जगह से मिली थी जहाँ पर मैंने यूजिन के बॉडी को रखा था। मुझे तो लगा था कि चेंजी यूजिन का ही रीइंकार्नेशन होगी, लेकिन अब तो ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। अब वो इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रहा था कि तभी यूजिन वहाँ पर पहुँच गई। ज़ाओजिन भी उसे वहाँ देख थोड़ा सा शॉक हो गया। यहाँ पर यूजिन उसे बताती है कि मुझे पास्ट की कई सारी बातें याद आ रही हैं, जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि शायद तुम कॉप्सर्डिंग से के एल्डर्स की बात कर रही हो। बताओ उन्होंने क्या कहा था? जिस पर यूजिन बताने लगी कि वो लोग मेरी गॉडेस जैसी वर्शिप करते थे। न जाने कितने ही सारे सैक्रिफाइसेस देकर उन्होंने मुझे रिवाइव किया। उन्होंने कहा था कि फेंगदू माउंटेन में एक कॉप्स वेन है और इसी वजह से फेंगदू माउंटेन को इन एनर्जी का सबसे पावरफुल कॉन्टिनेंट माना जाता। यहाँ पर कॉप्सेस को रिवाइव करना काफी ज्यादा आसान है और यहाँ की इन एनर्जी का इस्तेमाल करके वो लोग एक कॉप्स किंग को भी नर्चर कर सकते। अगर एक कॉप्स किंग भी पावरफुल बन पाया तो वो अकेला हेवन एंड अर्थ की हर एक लिमिट को ब्रेक कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कॉप्सर्डिंग से कॉप्स किंग के दम पर ही पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। वो लोग बस उसी पल का इंतजार कर रहे हैं जब उनके कॉप्स किंग पूरी तरह से पावरफुल बनेंगे। जो सुनकर ज़ाओजिन कह रहा था कि कॉप्सर्डिंग सेक्ट को रोकना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उनका इन्फ्लुएंस इसी तरह से बढ़ता गया तो इस दुनिया पर मुर्दों का राज होगा। इंसानों को मार के उन्हें कॉप्स बनाकर वो अपनी डेड आर्मी को फीड करेंगे। लेकिन हमारे पास एक रास्ता है। अगर हम फेंगदू माउंटेन की कॉप्स वेन को डिस्ट्रॉय कर दें तो यहाँ की एनर्जी पूरी तरह से वैनिश हो जाएगी और इस एनर्जी के बिना तो कॉप्सर्डिंग से एक मुर्दे को भी रिफाइन नहीं कर पाएगा। जिस पर यूजिन कह रही थी हाँ बिल्कुल इसी तरह से इस सेक्ट को मिटाया जा सकता। दरअसल उन लोगों ने कॉप्स वेन का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक इन गैदरिंग फॉर्मेशन को सेटअप किया था। वो फॉर्मेशन फिलहाल हिडन है तो मुझे उस फॉर्मेशन की कोर को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर ज़ाओजिन उसे अफेक्शन शो करते हुए कह रहा था कि तुम हजारों सालों से कॉप्सर्डिंग सेक्ट के कब्जे में थी, तुमने काफी कुछ सहन किया होगा। जिस पर यूजिन बताती है कि ना उन लोगों ने तो मुझे जरा भी तंग नहीं किया। इनफैक्ट उन लोगों ने तो मेरे लिए एक अल्टर को भी फॉर्म किया जहाँ पर वो लोग मेरी इबादत किया करते थे। वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि मैं एक ऐसी कॉप्स हूँ जिसने अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को अवेकन किया। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि एक पावरफुल डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट कर रही। अब डिवाइन का जिक्र सुनते ही ज़ाओजिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। यूजिन उसे बताती है कि मैंने कई बार उस डिवाइन के प्रेजेंस को महसूस किया है। दरअसल वो एक औरत है। वेल ज़ाओजिन अब इस डिवाइन के बारे में जानना चाहता था। हो सकता है कि इस डिवाइन का उसकी पास लाइफ के साथ कोई ना कोई कनेक्शन हो। वो डिवाइन हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रही, यानी कि लाइफ एंड डेथ अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे ख्याल से 10,000 साल पहले यूजिन 100 फ्लावर वैली में पूरी तरह से हील हो गई थी। हो सकता है कि इसकी बॉडी को हील करने में उसी डिवाइन ने मदद की होगी। यहाँ पर यूजिन उसे बताती है कि उस बंदी के पास सुप्रीम फॉरगेटफुलनेस ऑफ इमोशन है। दरअसल इमोशनलेस होना ये तियांताई सेक्ट की सबसे बड़ी खासियत थी। तो हो सकता है कि वो बंदी तियांताई सेक्ट की ही कोई एंसेस्टर हो। यहाँ पर ज़ाओजिन सोच रहा था कि अगर वो बंदी यूजिन को इतने सालों से प्रोटेक्ट करती आ रही है तो उसने यूजिन की बॉडी पर अपना एक स्पिरिचुअल मार्क भी सेटअप किया होगा। उसी मार्क का इस्तेमाल करके वो बंदी यूजिन के साथ अपने कनेक्शन को मेंटेन रख रही। हो सकता है कि वो हम दोनों की बातें भी सुन पा रही हो। उस डिवाइन ने यूजिन को सेफ रख के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर कभी मौका मिला तो मैं उससे पर्सनली मिलकर उसका शुक्रिया अदा करूंगा। जिसके बाद वो यूजिन से कहता है चलो जल्दी से मुझे अपने पाँव दिखाओ। जो सुनते साथ ही यूजिन शर्म के मारे ब्लश करने लगी। वहीं पर ज़ाओजिन उससे कह रहा था कि अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हारी डेथ एनर्जी को चेक करना चाहता हूँ। दरअसल मैं उस डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ। जिस पर यूजिन बताने लगी कि मेरी डेथ एनर्जी हजारों साल पुरानी है। अगर तुमने उसे टच भी किया तो भी तुम्हारी जान चली जाएगी और तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन ज़ाओजिन भी तो हाफ डेड और हाफ अलाइव था। उसकी बॉडी में लाइफ एंड डेथ बीड मौजूद है जो कि दोनों डिफरेंट एनर्जीज को स्टेबल करने में ज़ाओजिन की हेल्प करते। इसलिए यूजिन की डेथ एनर्जी उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। सो अब यूजिन ने भी उसकी बात मानते हुए अपने पाँव में मौजूद डेथ एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। वहीं पर ज़ाओजिन भी कल्टीवेशन में बैठकर उस एनर्जी को डिवावर करने लगा। लेकिन देखते ही देखते डेथ एनर्जी की क्वांटिटी और भी ज्यादा बढ़ने लगी।
लगेगी, जिससे तो पूरी के वीवल एनर्जी से भर जाती है। यहाँ पर ज़ाओजिन ने भी उस एनर्जी को डिवावर करना शुरू कर दिया था, मगर यूजिन के पास एक एंशिएंट ईवल पावर है। हजारों सालों पुराना ब्लड एसेंस ज़ाओजिन पर हावी हो रहा था, जिससे तो इस डिवावरिंग प्रोसेस में उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वेल, इस डेथ एनर्जी का ज़ाओजिन पर अच्छा असर होगा या बुरा, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।